हेलो गाइस, आज हम नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे विच इज़ बैक बॉन्डिंग। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टीक नंबर 8 तक अच्छे से कर लिया था। इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं बैक बॉन्डिंग के साथ। सो इस लेक्चर में बेसिकली हम देखेंगे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में बैक बॉन्डिंग होती है, कंडीशंस क्या है बैक बॉन्डिंग की, एप्लीकेशंस क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, सब कुछ अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग या फिर लुईस डॉट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें सो मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हो सकते हैं, डेफिशिएंट हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हो सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का क्या मतलब है? कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके हर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो या फिर हर एटम की सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन हो, मींस ऐसे मॉलिक्यूल जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करे। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? प्रिसाइज हम कब बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हैं किसी भी मॉलिक्यूल में जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो, मींस वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करे। ठीक है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करे। अगर कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दैट मीन्स उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 8 होंगे। ठीक है, और ऐसे स्पीसीज को हम हाइपोवैलेंट स्पीसीज बोलते हैं। ये ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कर चुके हैं। सो ऐसे स्पीसीज को क्या बोलते हैं हम? हाइपोवैलेंट स्पीसीज, वैलेंट स्पीसीज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज क्या होंगी? जहाँ पे किसी एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो या किसी एटम की सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो। सो यहाँ पर इक्वल टू नहीं आएगा, ग्रेटर देन। और ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसी स्पीसीज को हम हाइपर वैलेंट स्पीसीज बोलते हैं, हाइपर वैलेंट स्पीसीज। देखो, अब बैक बॉन्डिंग बेसिकली होगी कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो है वो क्या चाहते हैं? अपनी डेफिशिएंसी को दूर करना चाहते हैं। और वो अपनी डेफिशिएंसी को कैसे दूर करेंगे? बाय बैक बॉन्डिंग। अब बैक बॉन्डिंग कौन से स्पीसीज में होंगी? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होंगे वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को रिमूव करना चाहते हैं, ओवरकम करना चाहेंगे। और ये कैसे ओवरकम होगी? बाय बैक बॉन्डिंग। सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज वांट टू रिमूव या ओवरकम इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। अब कैसे कैसे ये रिमूव हो सकती है? बाय बैक बॉन्डिंग या फिर बाय ब्रिज बॉन्डिंग। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे बैक बॉन्डिंग के साथ। ठीक है, सो बैक बॉन्डिंग में एग्जाम्पल लेके शुरू करूँगी। अगर यहाँ पे देखो बोरोन है, बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो क्या होती है? 1s2 2s2 2p1। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास। मींस इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, वेकेंट p ऑर्बिटल्स। ठीक है, बोरोन के पास क्या है? वेकेंट p ऑर्बिटल है, ये हमने लगा दिया। अगर हम यहाँ पे देखें सो फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 में से एक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसने क्या किया? बॉन्ड फॉर्म कर दिया। बट बाकी के 6 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एज अ लोन पेयर रहे। अब क्या हो सकता है? देखो, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर हैं। सो ये वाले लोन पेयर यहाँ पे जा सकते हैं क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल है। सो बैक डोनेशन हो सकती है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। किसकी बैक डोनेशन हो रही है? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इसको ये नहीं बोलते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। बैक बॉन्डिंग का क्या मतलब है? कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बैक डोनेशन हो रही है। ठीक है, अब ये जो स्पीसीज है ये कौन सी स्पीसीज है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। यहाँ पे इसके सराउंडिंग में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइपोवैलेंट स्पीसीज है। ठीक है, अगर हम इस बॉन्ड की बात करें सो यहाँ पे देखो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल करेगा। बट अब फ्लोरीन का साइज छोटा है। सो फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है। यहाँ पे क्या होगी? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी।
सो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से ही यहाँ पे बैक डोनेशन पॉसिबल है। फ्लोरीन बैक डोनेशन क्यों कर रहा है? क्योंकि ऐसे तो अगर हम बोले यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचना चाहिए, बट यहाँ पे फ्लोरीन का साइज छोटा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है। सो अपनी रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए इसकी जो रिपल्शन है ये इंसिस्ट करती है कि फ्लोरीन बैक डोनेशन से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वेकेंट ऑर्बिटल को दे दे। सो ये है, दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। अब बैक बॉन्डिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, कंडीशंस क्या है बैक बॉन्डिंग की, ये देखेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या है, बॉन्ड शुड बी पोलर। सबसे पहले बॉन्ड क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। मीन्स सेंटर एटम्स और सराउंडिंग एटम में पोलैरिटी डिफरेंस होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। सेकेंड क्या है यहाँ पे, वन एटम शुड हैव वेकेंट ऑर्बिटल एंड अदर शुड हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर। अगर हम यहाँ पे देखें सो देखो, बोरोन के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है। बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है एंड फ्लोरीन के पास लोन पेयर है। सो एक एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए एंड एक एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और दूसरे एटम के पास एटलीस्ट वन लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है, वन एटम शुड बी फ्रॉम, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी। बाकी आपको सारी कंडीशन ही देखनी है, बट यहाँ पे आपको एलिमेंट के बारे में पता चलेगा कि एक एटम जो है वो सेकेंड पीरियड से होना चाहिए और एक एटम जो है या फिर अदर एटम जो है या तो सेकेंड पीरियड से होना चाहिए या फिर थर्ड पीरियड से होना चाहिए। यहाँ पे आप फोर्थ एक और कंडीशन लिख सकते हो कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होनी चाहिए। अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी तभी इंसिस्ट करेगा वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए। ठीक है। सो ये कंडीशंस आ गई। आपको मेनली जो याद रखनी है क्या, कि एक एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और दूसरे एटम के पास एटलीस्ट वन लोन पेयर होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है, एक एटम सेकेंड पीरियड से होना चाहिए और दूसरा एटम जो है सेकेंड पीरियड से भी हो सकता है या फिर थर्ड पीरियड से भी हो सकता है। ठीक है। अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। BF3 मॉलिक्यूल है, BCl3 है, Br3 है, Bi3 है। हमने BF लिया है। सो यहाँ पे BCl ले लेते हैं, Br ले लेते हैं एंड Bi ले लेते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे बात करूँ सो इसके पास जो वेकेंट ऑर्बिटल होगा वो 2p होगा और यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होंगे 2p में। यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल तो अगेन 2p है, बट जो लोन पेयर हैं वो 3p में प्रेजेंट होंगे। सो यहाँ पे 2p एंड 4p, 2p एंड 5p। ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरेक्शन हो सकती है बैक, यहाँ पे जो लोन पेयर प्रेजेंट होगा, ये जो p ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट है, बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। सो यहाँ पे क्या होगी, बैक बॉन्डिंग होगी और बैक बॉन्डिंग मीन्स इंटरेक्शन होगी, यहाँ पे इंटरेक्शन होगी। ठीक है। अब देखो ये जो है वो सेकेंड पीरियड से है एंड ये भी क्या है, सेकेंड पीरियड से ही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सेकेंड पीरियड से आ रहा है, ये थर्ड पीरियड से आ रहा है, तो यहाँ पे भी इंटरेक्शन पॉसिबल है, बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। बट अगर हम आगे वाले देखते हैं तो ये सेकेंड से है, ये फोर्थ से है। यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग के लिए लोब्स का साइज है वो कंपेरेबल भी होना चाहिए। यहाँ पे जैसे जैसे हम पीरियड इंक्रीज होता जा रहा है, लोब्स का साइज भी इंक्रीज होता जा रहा है, तो बैक बॉन्डिंग होने के चांसेस क्या होंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे तो बैक बॉन्डिंग होगी ही नहीं। यहाँ पे भी अगर आप बोल सकते हो कि बहुत कम होगी या फिर होगी ही नहीं। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है कौन से मॉलिक्यूल्स में बैक बॉन्डिंग होगी, कौन से नहीं होगी। प्रैक्टिस के लिए ये हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे देखो, बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल तो हैं, वेकेंट p ऑर्बिटल तो हैं, बट हाइड्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल भी है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो बैक बॉन्डिंग यहाँ पे पॉसिबल है। अब यहाँ पे भी वेकेंट ऑर्बिटल भी है एंड लोन पेयर भी प्रेजेंट है क्लोरीन के पास, तो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। अगर यहाँ पे हम बात करें, देखो एक
हमने क्या बोला था, एक एटम सेकेंड पीरियड का होना चाहिए, दूसरा एटम सेकेंड या थर्ड पीरियड का होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। अब अगर हम CH4 की बात करें, यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। CCl4 की बात करें, कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए CCl4 में भी यहाँ पे क्या है, आप बोल सकते हो नो वेकेंट ऑर्बिटल, नो वेकेंट ऑर्बिटल। इसीलिए यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। अगर अब हम इस क्वेश्चन की तरफ देखें, देखो यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। वेकेंट ऑर्बिटल हमें p ऑर्बिटल नहीं मिल रहा है, बट अगर यहाँ पे देखें क्लोरीन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल होता है, वेकेंट d ऑर्बिटल, और यहाँ पे कार्बन के पास एक लोन पेयर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इसीलिए यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो सकती है। बैक बॉन्डिंग कहाँ से होगी, ये वाले कार्बन से क्लोरीन के वेकेंट डी ऑर्बिटल में होगी। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे इसके पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अगर हम SiCl4 की बात करते हैं, तो देखो ये दोनों ही जो भी एटम हैं, ये दोनों एटम्स जो हैं वो थर्ड पीरियड से है, इसीलिए यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, यहाँ पे भी नहीं होगी। यहाँ पे भी बात करें यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, थर्ड पीरियड से है दोनों ही। अगर NF3 की बात करें, देखो फ्लोरीन के पास लोन पेयर तो प्रेजेंट है, बट नाइट्रोजन के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। अगर हम यहाँ पे बात करें, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर बात करें, नाइट्रोजन के पास क्या होगा, एक लोन पेयर तो प्रेजेंट होगा, बट यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे सिलिकॉन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है, वेकेंट डी ऑर्बिटल यहाँ से यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो सकती है, इंटरेक्शन हो सकती है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी। अगेन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ से इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें, तो नाइट्रोजन के पास देखो लोन पेयर प्रेजेंट है, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, बट आपको ये बात याद रखनी है कि बैक बॉन्डिंग जो है वो एडजेसेंट एटम में होगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इसके एडजेसेंट एटम या फिर इसके एडजेसेंट एटम में कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट ये स्टेटमेंट है कि बैक बॉन्डिंग डज नॉट रिमूव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंप्लीटली। जो बैक बॉन्डिंग है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंप्लीटली रिमूव नहीं करती है। ठीक है, कंप्लीटली रिमूव नहीं करती है, यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट होते हैं, बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है, इंटरेक्शन होती है। ठीक है, अगर इसके लिए हम यहाँ पे देखें, देखो BF3 मॉलिक्यूल है, इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है अच्छे से, 2p ओवरलैप हो रही है, बैक बॉन्डिंग अच्छे से हो रही है, बट स्टिल ये अगर यहाँ पे हमारे पास कोई HF नेगेटिव आता है, तो हमें BF4 नेगेटिव मॉलिक्यूल मिल जाता है। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन ये बात का प्रूफ दे रही है कि जो डेफिशिएंसी है वो कम्प्लीटली रिमूव नहीं हुई है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम्प्लीटली रिमूव नहीं हुई है। अगर कम्प्लीटली रिमूव हुई होती तो ये मीन्स ये वाला हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे जहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है, नहीं हो रही है, ये देख लिया। अब हमने बताना है कि कौन कौन सी इंटरेक्शन पॉसिबल है बैक बॉन्डिंग में। सबसे पहले 2p पाई इंटरेक्शन पॉसिबल है, p पाई 2p पाई। सेकेंड में 3p पाई और 2p पाई इंटरेक्शन पॉसिबल है। एंड अगर लास्ट की बात करें, 2p पाई और 3
डी पाई इंटरेक्शन भी पॉसिबल है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल देखे थे जिसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल थे, वहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग हो रही थी। सो ये तीनों इंटरेक्शंस पॉसिबल हैं बैक बॉन्डिंग में, ठीक है। सो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग में फर्स्ट क्लासिफिकेशन में आएगा, बैक बॉन्डिंग हो रही है साइड एटम टू सेंट्रल एटम। साइड एटम टू सेंट्रल एटम का क्या मतलब है? अब साइड एटम के पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, या फिर हम बोल सकते हैं साइड एटम के पास लोन पेयर होंगे और सेंट्रल एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होंगे, और यहाँ पे होगी इंटरेक्शन, ठीक है। और एक दूसरे टाइप के क्या हो सकती है, सेंट्रल एटम टू साइड एटम। सेंट्रल एटम टू साइड एटम का क्या मतलब है कि सेंट्रल एटम के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी या फिर लोन पेयर होंगे, और साइड एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होंगे, और यहाँ पे होगी इंटरेक्शन, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लेके देखूँ तो यहाँ पे देखो BF3 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लिया हुआ है। हमें पता है फ्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं एंड बोरोन के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है। सो ये अब फ्लोरीन 3 लोन पेयर है, ड्रॉ कर दो तीनों, इसके पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है। सो अब क्या होगा कि ये वाला जो फ्लोरीन यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, यहाँ पे क्या होगी, बैक बॉन्डिंग होगी। बैक बॉन्डिंग में देखो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है, यहाँ पे पाई इंटरेक्शन होती है। ये बात आपको याद रखनी है, क्या है यहाँ पे, पाई इंटरेक्शन है, ठीक है। कहाँ से इंटरेक्शन हो रही है, साइड एटम टू सेंट्रल एटम या फिर सराउंडिंग एटम टू सेंट्रल एटम। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है सो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यहाँ पे सिलिकॉन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा, ये यहाँ पे ऐसे डोनेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे पाई इंटरेक्शन कहाँ से कहाँ हो रही है, सेंट्रल एटम टू साइड एटम, पाई इंटरेक्शन, ठीक है। अब हमने देखना है कि सेंट्रल एटम टू साइड एटम पाई इंटरेक्शन में और साइड एटम टू सेंट्रल एटम पाई इंटरेक्शन में मॉलिक्यूल की शेप पे अगर पाई बॉन्डिंग हो जाए, सॉरी बैक बॉन्डिंग हो जाए, तो मॉलिक्यूल की शेप या हाइब्रिडाइजेशन पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये चेक करेंगे हम। सो हम यहीं पे चेक करते हैं। देखो सबसे पहले अगर यहाँ पे स्टीरिक नंबर फाइंड आउट किया जाए, बिफोर बॉन्डिंग स्टीरिक नंबर क्या होगा, बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम 3 है, यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे स्टीरिक नंबर 3 है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 होगी, ठीक है। अब यहाँ की स्टीरिक नंबर में जो फ्लोरीन के लोन पेयर है वो काउंट नहीं हो रहे, ठीक है। सो चाहे ये फ्लोरीन के लोन पेयर यहाँ पे पाई इंटरेक्शन करें या ना करें, मीन्स बिफोर बैक बॉन्डिंग और आफ्टर बैक बॉन्डिंग स्टेरिक नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बॉन्ड एंगल पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर बैक बॉन्डिंग यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी क्या रह रही है, सेम रह रही है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और बॉन्ड एंगल भी आपके पास सेम ही रहेगा 120 डिग्री, ठीक है। और शेप या फिर ज्योमेट्री पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का लोन पेयर है। अब नाइट्रोजन का लोन पेयर SiH3 के साथ अगर हम बिफोर, यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, हम बिफोर बैक बॉन्डिंग देखते हैं, बिफोर बैक बॉन्डिंग, ठीक है। स्टीरिक नंबर क्या आएगा, स्टीरिक नंबर नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस यहाँ पे ये मोनोवैलेंट ग्रुप है 3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 4 आ गया। सो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी। हाइब्रिडाइजेशन हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 ग्रुप्स जो हैं वो SiH3 के साथ बॉन्ड पेयर बनाएंगे, 3 बॉन्ड पेयर आ गया, 1 लोन पेयर आ गया। यहाँ पे क्या आया, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर। सो यहाँ पे स्टीरिक नंबर क्या आ रहा है, 4,
ठीक है, 4 स्टेरिक नंबर आ रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है, और शेप पिरामिडल होगी। बट अगर हम आफ्टर बैक बॉन्डिंग देखें, अगर हम आफ्टर बैक बॉन्डिंग देख रहे हैं, सो आफ्टर बैक बॉन्डिंग क्या हो रहा है कि ये जो लोन पेयर है ये पाई इंटरेक्शन कर रहा है। आफ्टर बैक बॉन्डिंग में यहाँ पे अब नाइट्रोजन का लोन पेयर पाई इंटरेक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है सिलिकॉन के वेकेंट ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। मींस अब ये जो लोन पेयर है ये स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब ये लोन पेयर स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं होगा। यहाँ पे पाई इंटरेक्शन हो रही है सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम पे, तो यहाँ पे हम ये इसको ऐसे लिख देते हैं कि पाई इंटरेक्शन होगी और लोन पेयर को हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करें, ये क्या है, आफ्टर बैक बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं हम, बैक बॉन्डिंग। सो यहाँ पे अगर स्टेरिक नंबर काउंट करें, सो देखो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे पाई इंटरेक्शन तो काउंट नहीं होगी। सो यहाँ पे स्टेरिक नंबर चेंज हो गया, पहले आपके पास स्टेरिक नंबर 4 आ रहा था, अब स्टेरिक नंबर 3 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, यहाँ पे sp2 आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम देखें सो ये प्लेनर हो जाएगा, यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री प्लेनर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, और अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो अगर प्लेनर ज्योमेट्री है दैट मीन्स बॉन्ड एंगल भी चेंज होगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। सो यहाँ पे क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हुई और बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा और शेप भी चेंज हुई, ठीक है। सो ये बात याद रखनी है, कब चेंजेस आ रहे हैं, जब सेंट्रल एटम टू सराउंडिंग एटम बैक बॉन्डिंग हो रही है, जब साइड एटम टू सेंट्रल एटम हो रही है तब कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि साइड एटम के लोन पेयर स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं होते हैं, बट सेंट्रल एटम के लोन पेयर स्टेरिक नंबर में काउंट होते हैं। यहाँ पे लोन पेयर पाई इंटरेक्शन बना रहा है, सो वो स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं हो पाएगा, इसीलिए बिफोर बैक बॉन्डिंग और आफ्टर बैक बॉन्डिंग बड़े सारे चेंजेस आएंगे। सो क्वेश्चंस जो है इसी पे आता है, आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे, एक में बैक बॉन्डिंग हो रही होगी नहीं हो रही होगी, और आपसे क्वेश्चंस शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल के बारे में पूछा जाएगा। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, देखो ये पूछा गया है, फाइंड शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इसकी एंड इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आपको शेप या हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी होगी तो आप देखो कि कहीं पे बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है बट इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो यहाँ पे नो बैक बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग नहीं है। सो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 जो है बॉन्ड पेयर बनेंगे, 1 लोन पेयर बनेगा, 1 क्या होगा यहाँ पे लोन पेयर होगा। सो स्टेरिक नंबर यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 4 आने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी, और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है 3 बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर वाला केस है, सो यहाँ पे शेप आपके पास पिरामिडल आ जाएगी। शेप क्या आ गई, पिरामिडल, पिरामिडल, ठीक है। शेप कुछ ऐसी होगी, नाइट्रोजन इसके पास लोन पेयर आ जाएगा एंड यहाँ पे CH3 एंड CH3। बट अगर मैं इसकी बात करूं, सो यहाँ पे देखो इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, सो यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल है, सो यहाँ पे क्या होगी, पाई इंटरेक्शन होगी, बैक बॉन्डिंग होगी। सो बैक बॉन्डिंग की वजह से अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होगी, स्टेरिक नंबर चेंज हो जाएगा, लोन पेयर स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं होगा, सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर ही आएंगे, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी। शेप जो है यहाँ पे प्लेनर हो जाएगी, पाई इंटरेक्शन होगी, SiH3 आ गया, SiH3 आ गया एंड SiH3
3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गई आपके पास, प्लेनर, और बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। सो ये हमने इस क्वेश्चन के बारे में देख लिया। ऐसे ही क्वेश्चन मतलब डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है। अब नेक्स्ट हमें करना है एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या क्या हो रहा है ये देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखना है कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब बॉन्ड लेंथ, अब देखो पाई इंटरेक्शन हो रही है, सो पाई इंटरेक्शन की वजह से बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा तो इंक्रीज होगा। हम ये नहीं बोल सकते कि बॉन्ड ऑर्डर 1 से 2 में चेंज हो गया, ये नहीं बोल सकते, बट बॉन्ड ऑर्डर में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा सी बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी पाई इंटरेक्शन की वजह से। अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है एंड बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है। हम एग्जांपल लेके कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, एक आपके पास क्या है, BF3 मॉलिक्यूल है, एक आपके पास BF4 नेगेटिव है। अब इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो अगर हम बैक बॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी, बट BF4 नेगेटिव में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि अब इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होगा। सो अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा और यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग तो इसी में हो रही है। अब नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं H3BO3 का, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कुछ ऐसा होगा, बोरोन OH आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, यहाँ पे भी लोन पेयर है एंड यहाँ पे भी आपके पास क्या है, लोन पेयर है, और बोरोन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल है। सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, बैक बॉन्डिंग हो सकती है, यहाँ पे इसके वेकेंट ऑर्बिटल में पाई इंटरेक्शन हो सकती है, बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, बैक बॉन्डिंग होगी यहाँ पे। सो अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, BOH थ्राइस और BOH4 नेगेटिव, दूसरा एग्जाम्पल ले लिया। सो यहाँ पे अगर बात करें तो बैक बॉन्डिंग इसमें होगी बट इसमें नहीं होगी, ठीक है। और अगर बॉन्ड लेंथ देखें तो यहाँ पे इंक्रीज होगी और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होगा, और बॉन्ड लेंथ तो डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एंड बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। सो ये इफेक्ट हुआ बॉन्ड लेंथ पे और बॉन्ड ऑर्डर पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम एप्लीकेशन देखें, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पे ये हमने एग्जाम्पल किया हुआ है, ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कंपाउंड में पिरामिडल ज्योमेट्री आ रही है, या शेप पिरामिडल है और लेस बेसिक होगा ये CH3N से। अगर हम देखो ये वाला एग्जाम्पल तो हमने कहाँ पे किया है, यहाँ पे ही किया है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, अब इसके पास नो लोन पेयर तो बचा ही नहीं, ठीक है। अगर लोन पेयर नहीं है तो अब डोनेट कहाँ से करेगा लोन पेयर, ये दैट मीन्स ये क्या होगा, लेस बेसिक होगा। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, लोन पेयर है, अवेलेबल है डोनेट होने के लिए या फिर प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए। सो ये क्या होगा, मोर बेसिक। और यहाँ पे हमने इसका स्ट्रक्चर तो देख लिया था, इसका स्ट्रक्चर क्या आता है, प्लेनर। सो क्वेश्चन क्या है, पिरामिडल तो इनकरेक्ट हो गया, प्लेनर है, ठीक है, एंड ये लेस बेसिक भी है, यस, तो ये करेक्ट हो गया।
यहाँ पे प्लेनर दिया हुआ है और मोर बेसिक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, पिरामिडल वाला भी इनकरेक्ट। सो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आ जाता है। ठीक है, सो बैक बॉन्डिंग पे स्टेटमेंट टाइप भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, बैक बॉन्डिंग में क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग में पाई इंटरेक्शन की वजह से बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, दैट मीन्स थर्मल स्टेबिलिटी और बैक बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बैक बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब नेक्स्ट हमें बताना है लुईस एसिडिटी एंड लुईस बेसिसिटी। सो देखो, लुईस एसिडिटी क्या होती है पहले आपको ये पता होना चाहिए। जैसे मीन्स लुईस एसिड कौन से कंपाउंड होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनकी टेंडेंसी एक्सेप्ट करनी की हो इलेक्ट्रॉन्स को, और बेसिसिटी क्या होती है, डोनेट करने की हो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को। ठीक है, सो ए फॉर एसिडिटी, ए फॉर एक्सेप्ट। ठीक है, सो एसिडिटी में हमने देखना है कि कौन इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी से एक्सेप्ट करेगा। अगर हम बैक बॉन्डिंग की बात करें, BF3 की बात करें और BBR3 एग्जाम्पल लेके ही समझते हैं हम। सो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है। अब बैक बॉन्डिंग हो रही है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थोड़ी सी रिमूव हो रही है, पूरी तो नहीं रिमूव हो रही है, ये हमने देखा था, बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रिमूव स्लाइटली, थोड़ी सी ही हो रही है। और अगर स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रिमूव हो रही है, सो इसकी क्या होगी, लेस टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, लेस टेंडेंसी होगी किसको, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। अगर लेस टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, दैट मीन्स ये लेस लुईस एसिड होगा, लेस लुईस एसिड होगा। और BBR3 की बात करें या BI3 की बात करें, सो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, और अगर बैक बॉन्डिंग नहीं है तो मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी इज देयर। और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो उसको ज़्यादा भूख है इलेक्ट्रॉन्स की, दैट मीन्स वो क्या होगा, मोर लुईस एसिड, मोर लुईस एसिड। ठीक है, सो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि लुईस एसिडिटी और बैक बॉन्डिंग का इन्वर्स रिलेशनशिप है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग। ठीक है, सो ये बात आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लुईस बेसिसिटी। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, लुईस बेसिसिटी। सो मैं इसी को इरेज करती हूँ। अब लुईस बेसिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके। अगर हम वही एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे CH3 है, CH3 है एंड CH3 है। ठीक है, यहाँ पे नो बैक बॉन्डिंग, नो बैक बॉन्डिंग। अगर बैक बॉन्डिंग नहीं है तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल टू डोनेट, अवेलेबल, स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, टू डोनेट। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे बात करें SiMe3, SiMe3 और Si
Me3 की। सो यहाँ पे देखो इसने पाई इंटरेक्शन बना ली है, अब लेस अवेलेबल है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अवेलेबल नहीं है टू डोनेट। दैट मीन्स ये क्या होगा, लेस बेसिक होगा, लेस बेसिक होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है, लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। सो दैट मीन्स बैक बॉन्डिंग, अगर मैं यहाँ पे ये वाला लूँ पेन, सो बैक बॉन्डिंग is inversely proportional to Lewis acidity and is inversely proportional to Lewis basicity, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने देखना है एडक्ट फॉर्मेशन। अब एडक्ट फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि देखो कोई BF3 मॉलिक्यूल है, अब यहाँ पे ये क्या लुईस एसिड है, एक्सेप्ट करना चाहता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो यहाँ पे अगर कोई NH3 मॉलिक्यूल आता है, सो NH3 के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके वेकेंट p ऑर्बिटल में दे सकता है, डोनेट कर सकता है। सो यहाँ पे ये क्या हो गया, एडक्ट फॉर्म हो गया, यहाँ पे ये एडक्ट फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सो एडक्ट की फॉर्मेशन होगी। अब हमें बताना है क्वेश्चन में कि विच विल फॉर्म बेस्ट एडक्ट, बेस्ट एडक्ट कौन फॉर्म करेगा। अच्छा, अब बेस्ट एडक्ट यहाँ पे देखो ये क्या था, लुईस एसिड था, और ये क्या था, लुईस बेस था। मीन्स अगर कोई देने, जिसके पास ज़्यादा देने को हो और जिसके पास लेने के लिए ज़्यादा टेंडेंसी हो, मीन्स कोई भूखा है और किसी के पास ज़्यादा है, जितना ज़्यादा भूखा होगा तो वो उतनी ही ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी लेने की, और किसी के पास ज़्यादा पैसे होंगे तो उतनी कैपेसिटी होगी उसकी देने की। सो दैट मीन्स बेस्ट एडक्ट कौन फॉर्म करेगा, जब लुईस एसिड और लुईस बेस स्ट्रॉन्ग होंगे या फिर गुड होंगे, दोनों ही क्या चाहिए, गुड चाहिए। और हमें पता है लुईस एसिड या फिर लुईस बेस they are inversely proportional to back bonding। so जहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही होगी उसकी लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होगी, और एडक्ट फॉर्मेशन की जो कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये क्या है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे, और हमें पता है कि बैक बॉन्डिंग कहाँ पे ज़्यादा होगी, BF3 में मोर बैक बॉन्डिंग, मोर बैक बॉन्डिंग, मोर बैक बॉन्डिंग मीन्स लेस लुईस एसिडिक। और किसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं हम, BCl3 के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, ये क्या होगा, मोर लुईस एसिडिक या गुड लुईस एसिडिक, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, वैसे आंसर तो यही हो जाएगा क्योंकि और तो BCl3 है ही नहीं, पर इनको भी कंपैरिजन कर लेते हैं, इनका भी। अब यहाँ पे अगर देखें तो इसमें नो बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, बट यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है। मीन्स अगर बैक बॉन्डिंग नहीं है तो इसका लोन पेयर्स अवेलेबल हैं डोनेट होने के लिए, इसीलिए ये क्या होगा, गुड लुईस बेस होगा, गुड लुईस बेस होगा, ठीक है। सो हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन 3। अब हमने अगेन कंपेयर करना है एसिडिक नेचर ऑफ हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म का एसिडिक नेचर कंपेयर करना है। सो अगर आपको एसिडिक नेचर कंपेयर करने का कोई भी क्वेश्चन आता है, सो सबसे पहले आप कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ किया करो, ठीक है। हमने क्या किए, इसके कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ कर लिए, Br3 नेगेटिव एंड यहाँ पे CCl3 नेगेटिव। हमें पता है मोर एसिडिक नेचर किसका होगा, जिसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। सो उसका जो कंपाउंड होगा वो मोर एसिडिक होगा, मोर एसिडिक होगा।
अब यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी हम देखते हैं। सो देखो, अगर हम यहाँ पे देखें, बैक बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट से देखेंगे, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है बट इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, सो यहाँ पे नो बैक बॉन्डिंग, नो बैक बॉन्डिंग। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, सो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल भी है बट साइज कंपेरेबल नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ पे भी हमने बोला था थर्ड पीरियड का चाहिए और सेकेंड पीरियड का चाहिए एटम, सो यहाँ पे भी नो बैक बॉन्डिंग, नो बैक बॉन्डिंग। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें, सो ये सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, सो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी। और हमें पता है बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है, जितनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। सो ये वाला जो कॉन्जुगेट बेस है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, सो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी लिख लेते हैं सबसे पहले, नेगेटिव CCl3 किसकी वजह से स्टेबल हो रहा है, ये बैक बॉन्डिंग की वजह से। अब हमें कंपेयर करना है CF3 नेगेटिव को और CBr3 नेगेटिव को। अब इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वहाँ पे एनाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, सो इसीलिए इसके बाद आ जाएगा हमारे पास CF3 नेगेटिव और देन आपके पास आ जाएगा CBr3 नेगेटिव। इन दोनों को हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले कॉन्सेप्ट से किया और इसको हमने बैक बॉन्डिंग वाले कॉन्सेप्ट से किया। सो एसिडिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, अब CHCl3 की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, देन CHF3 की आ गई, देन आपके पास CHBr3 की होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमें ये नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। ठीक है, जो ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट हैं उनकी स्टेबिलिटी का भी हम पता लगा सकते हैं बैक बॉन्डिंग से। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, सो इन दोनों केस में देखो कार्बोकैटाइन है, मीन्स वेकेंट ऑर्बिटल होगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे Cl एक एक लिख लो, यहाँ पे CF आ गया। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है सो वेकेंट ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव है सो वेकेंट ऑर्बिटल होगा। अब आपके पास क्लोरीन के पास भी लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, क्लोरीन के पास भी क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, और फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है। यहाँ पे ये जो है 2p वेकेंट ऑर्बिटल है एंड यहाँ पे 3p होगा, लोन पेयर्स जो प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है। सो यहाँ पे ये भी 2p है और ये भी 2p है। हमें पता है 2p कंपेरेबल लॉब्स हैं, सो यहाँ पे क्या होगी, मोर इंटरेक्शन होगी, मोर पाई इंटरेक्शन। जितनी ज़्यादा पाई इंटरेक्शन होगी सो मोर बॉन्डिंग आ जाएगी, मोर बैक बॉन्डिंग आ जाएगी। ठीक है, और सो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, CF3 पॉजिटिव की ज़्यादा होगी। ये हमने किससे देखा, साइज, लोब्स के कंपेरेबल साइज से देखा कि कितना साइज कंपेरेबल है। नेक्स्ट अब इन दोनों की निकालनी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बैक बॉन्डिंग हो नहीं रही, नो बैक बॉन्डिंग, और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है, बैक बॉन्डिंग हो रही है। इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है। सो जहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही होगी वहाँ पे ही हमें ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट, अब बैक बॉन्डिंग यहाँ से यहाँ हो रही है, अब नेक्स्ट हमने यहाँ इन दोनों को देखना है। सो यहाँ पे देखो कार्बोकैटाइन है, बट कार्बोकैटाइन का एडजेसेंट वाला एटम, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, एडजेसेंट एटम हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी कार्बोकैटाइन के एडजेसेंट में हाइड्रोजन है और कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन है। सो अब यहाँ पे बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, नो बैक बॉन्डिंग। ठीक है, अगर हमने इन दोनों को कंपेयर करना हो तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि देखो पॉजिटिव चार्ज है,
सो ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है उतनी ही स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है। सो ये मोर पावरफुल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने में। सो इसलिए स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। बट यहाँ पे बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अगर हम बात करें, सो कार्बन के एडजेसेंट में हाइड्रोजन है और कार्बन के एडजेसेंट में कार्बन ही है। बट यहाँ पे देखो रेजोनेंस हो जाएगी, रेजोनेंस होगी। सो रेजोनेंस में ये वाले जो लोन पेयर हैं ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये वाले लोन पेयर यहाँ पे जाएंगे, ये वाले यहाँ पे जाएंगे और ये वाले यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे इसको स्टेबिलिटी बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे क्या हुई है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हुई है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी मिली है। अब बैक बॉन्डिंग यहाँ पे भी हो सकती है, बट हमें पता है यहाँ पे ये 2p है और यहाँ पे भी 2p वेकेंट है। सो मोर बैक बॉन्डिंग होगी, मोर बैक बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ये वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम देखें, सो ये कार्बेनाइन है। कार्बेनाइन का मतलब क्या है कि यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे और अब ये यहाँ से यहाँ पे जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। सो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होने के चांसेस हैं, बैक बॉन्डिंग पॉसिबल, बट यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है। सो इसीलिए स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी।